नमस्कार दोस्तों, वक्त बदला है तो हम भी बदले हैं और बदलते वक्त में हमने वो सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है जो नई हैं। और जब नई चीज़ों की बात करते हैं, नई टेक्निक्स की बात करते हैं, उसमें डिजिटलाइजेशन की बात आती है। और वित्तीय लेन देन की बात करें तो वित्तीय लेन देन में डिजिटलाइजेशन ने बहुत बड़ा आयाम हासिल किया है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और हम हैं कि एक क्लिक से कहीं भी पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं और एक क्लिक से एक बैंक से दूसरे बैंक, तीसरे, चौथे और किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे छूट जाती हैं, हम कहीं ना कहीं कुछ मिस करते हैं और फिर समस्या हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हो जाती है और हम कहते हैं यार ये कैसे हो गया। हम तो बहुत समझदार थे, हमने तो सारी चीज़ों का ध्यान रखा था। और ऐसे में कई बार हम बहुत सारा अपना पैसा गंवा देते हैं। पैसा गंवाना एक बात, लेकिन साक्षर होना दूसरी बात। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको वित्तीय लेन देन में साक्षर बना रहा है। वो चाहता है कि हम सब जानें कि हमारा पैसा कहाँ से जाता है, कब जाता है, किस तरह से जाता है और किन किन चीज़ों का वक्त पर ध्यान रखना ज़रूरी है। और हमने चाहा कि आपको इस पर थोड़ी सी और जानकारी दें ताकि कहीं भी वित्तीय लेन देन में हमें घाटा ना हो, हमारा नुकसान ना हो। आज हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं श्री ज्योति कुमार पांडे, रीजनल डायरेक्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पांडे जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार निर्भय जी। जब हम वित्तीय लेन देन की बात करते हैं तो वित्तीय लेन देन में साक्षर होना बहुत ज़रूरी है। कि हम वैसे तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहते हैं कि हर एक तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। हमने शिक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन शिक्षा अपनी जगह और वित्तीय जो साक्षरता है वो अपनी जगह। और आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, रिजर्व बैंक की बात करते हैं, तो रिजर्व बैंक गाहे बगाहे लगातार अपने जितने भी उनके क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्हें साक्षर कर रहा है, उन्हें जानकारियां प्रदान करता है समय समय पर। और ये चाहता है कि कभी भी कहीं भी जो क्रेडिटर्स हैं उनका नुकसान ना हो। तो हर साल जो है एक वीक मनाया जाता है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह। ये क्यों कर मनाया जाता है? बहुत सही सवाल पूछा आपने निर्मोही जी। मैं थोड़ा इस पूरे कंसेप्ट के बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। ऐसे तो ये बड़ा ही प्रासंगिक विषय है वित्तीय साक्षरता, लेकिन हमें पहले ये समझना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है डिमांड और सप्लाई दोनों चीज़ की तरफ ध्यान देता है। तो जो एक सप्लाई के अंतर्गत फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो लोग जो बैंकिंग सर्विसेज से अलग थे, उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए थे, तो उसके लिए अथक प्रयास किया। बैंकों के सहयोग के साथ भारत सरकार की नीतियां भी ऐसी बनी और देश के करीब करीब हर व्यक्ति के पास या एक घर में एक खाता, बैंक खाता हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। लेकिन एक आम आदमी सिर्फ खाता खोल के क्या करेगा जब उसे ये समझ में ना आए कि उसे किस तरीके की सर्विसेज मिल सकती हैं, बैंकों से किस तरह की वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। और वित्तीय सहायता मिलने की जानकारी अगर मिल भी जाए तो अगर हम किसी कार्य को करने में असक्षम हैं, उसके लिए हम ट्रेनिंग हमारी हो नहीं रखी है, तो उस आर्थिक सहायता का हम क्या करेंगे। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हमको एक इस तरीके की ट्रेनिंग हम उन लोगों को दें ताकि उनमें उस तरीके की स्किल डेवलपमेंट हो जाए। तो स्किल डेवलपमेंट हो गई तो आदमी अगर सचेत हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, तो यानी डिमांड होगा, तब उसको बैंकिंग सर्विसेज की ज़रूरत पड़ जाएगी। अब वो जब बैंकिंग सर्विसेज को जब उसको अवेल करने लगेगा तो एक समस्या इसमें ये होती है कि कभी कभी इस तरीके से जो फ्रॉडस्टर्स हैं पेश आते हैं कि लगता है कि ये तो बड़ा सही तरीका है और अक्सर लोग ठगे जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि हर व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, वित्तीय तौर पे साक्षर हो।
बिल्कुल सही कहा आपने कि वित्तीय तौर पर साक्षर होना, पढ़ा लिखा व्यक्ति जी, और जो नहीं भी पढ़ा है, कम पढ़ा है, उसे भी साक्षर होना जरूरी है जी। तो ये जो प्रासंगिक विषय जो है, इसको एक फॉर्मल तरीके से 2016 से ऐसा शुरू किया गया, अलग अलग थीमों को ध्यान में रखते हुए। वरना भारतीय रिजर्व बैंक शुरू से ही जी इस विषय को बहुत ही सही मानता है और लोगों को सचेत करता रहा है। लेकिन 2016 से एक बड़े फॉर्मल तरीके से इसको अपनाया गया और एक थीम के बेसिस पे हर साल हम लोगों ने एक टॉपिक को सेलेक्ट किया हर साल, और उस पे हम लोगों ने अपना ध्यान दिया। जैसे 2019, 2020 और 2021 में हमारे थीम 2019 में किसानों के ऊपर था, 2020 में एमएसएमई से संबंधित था, और 2021 में हम लोगों ने औपचारिक संस्थानों से ऋण और ऋण अनुशासन के लिए क्या करना चाहिए उस पे था। और इस वर्ष फरवरी 14 से 18 हम जब वित्तीय साक्षरता सप्ताह मना रहे हैं, तो हम लोगों ने गो डिजिटल गो सिक्योर, यानी डिजिटल चुनो और सुरक्षा के साथ रहो, बिल्कुल सही, इस थीम को चुना है। क्योंकि ये आज के समय में काफ़ी रेलेवेंट है, काफ़ी प्रैक्टिकल है, और इस विषय पे साक्षरता बहुत ज़रूरी है, ऐसा हमें मानना है। बिल्कुल सही है, आपने सही कहा। और हमारे दर्शक इस समय जो कार्यक्रम सुन रहे हैं वो भी समझेंगे कि आप डिजिटल को चुनो और सुरक्षित रहो। लेकिन सुरक्षित कैसे रहेंगे? जब फाइनेंशियल लिटरेसी होगी, वित्तीय साक्षरता। हर कोई सोच रहा होगा वैसे पांडे जी कि वित्तीय साक्षरता की क्या ज़रूरत है, फाइनेंशियल लिटरेसी की हम पढ़े लिखे हैं फिर भी ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। हम अपने दर्शकों को यही कहेंगे, आपने देखा होगा आए दिन आप पढ़ते हैं और पता लगता है कि फ़लाँ के साथ फ्रॉड हो गया, फ़लाँ के साथ फ्रॉड हो गया। अब ये भी है कि कोई रिश्तेदार के साथ फ्रॉड हो गया, और कहीं ना कहीं हम खुद नुकसान झेलते हैं, ठगे जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां करते हैं। और वो छोटी छोटी गलतियों को सुधारने के लिए यही तो फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत है। और फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो कहती है कि डिजिटलाइजेशन को अपनाकर सुरक्षित भी रहना ज़रूरी है। ये नहीं है कि बस आप क्लिक करेंगे, मर्ज़ी से कर देंगे और फिर खाता खाली हो जाएगा। अब पांडे जी, जब हम गो डिजिटल और गो सिक्योर की बात करते हैं कि डिजिटलाइजेशन और सिक्योरिटी, ये दोनों आपस में किस तरह से मेल खाते हैं? अगर इसको बहुत गौर तरीके से ध्यान देखें, अगर आज के समय में जब हम पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है, हम बाहर जा नहीं पाते थे, लोग घरों में रहते थे, लेकिन व्यापार या रोज़मर्रा की जो गतिविधियां होती थी जिसमें वित्तीय खर्चा होता था, लोगों के अपने खर्चे होते थे, राशन मंगाना होता था, हर तरीके की सब वो तो चीज़ बरकरार ही थी 2 सालों से। तो डिजिटल मोड से जब इसको हम लोगों ने ये देखा कि अगर डिजिटल मोड से अगर ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो लोगों को बड़ी सुविधाजनक होती थी जी। और अक्सर इस तरीके के ट्रांजैक्शंस करने में उनको बड़ी आसानी होती थी। और ये देखा गया कि लोगों ने इस प्रक्रिया को, डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन को अपनाया बहुत अच्छी तरीके से, और ये भी महसूस किया कि बैंकों में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो एक कन्वीनियंस का जो था वो तो बड़ा एक खास रोल था डिजिटाइजेशन जाने के लिए। किसी भी व्यक्ति को बैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशानी नहीं होगी, आप अपने घर में बैठे जब चाहे जिस अवस्था में हो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो एक मुख्य जो फाउंडेशन जो इस पूरे कंसेप्ट का है कि एक कन्वीनियंस होना चाहिए। तो कन्वीनियंस तो ठीक है, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि जो मैं ट्रांजैक्शन से, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ तो आप ही वो व्यक्ति हैं जी, तो मुझे निश्चित भी होना चाहिए। तो कन्वीनियंस के साथ साथ जो ट्रांजैक्शन हम आपके साथ कर रहे हैं वो सिक्योर होना चाहिए, इसका भी वो ध्यान देना चाहिए। और एक आम आदमी को इससे क्या मतलब, एक आम आदमी को एक किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को पैसे भेजने से मतलब है वो सही तरीके से जाए, समय पे जाए और सुरक्षित जाए, हमारा वो ध्यान होना चाहिए। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कभी किसी तरीके की परेशानी हो गई तो इस परेशानी का निष्पादन कर, इसको दूर करने के लिए
कोई एक प्रोटेक्शन का एक फॉर्मल सेटअप भी होनी जरूरी है। तो कन्वीनियंस, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, इन तीन चीज़ों के फाउंडेशन के बेसिस पे ये पूरी डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर निर्धारित हो, बेस्ड हो, तो कोई भी व्यक्ति बड़े सुचारू तरीके से इसको अपना लेगा। उससे अनगिनत फायदे भी हैं। अब फायदा ऐसा है कि अगर मान लो कि डिजिटल लेन देन की सुविधा हो रही है तो फिजिकल तौर पे कोई मूवमेंट नहीं हो सकती किसी व्यक्ति को, तो आदमी अपने घर में किसी माहौल में, जैसे माहौल में रह सकता है और अपने ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता है। जो स्टेक होल्डर्स हैं, चूंकि ये डिजिटल रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, तो ट्रांजैक्शंस को हम आराम से मॉनिटर भी कर सकते हैं, चाहे मैं बैंक का कस्टमर हूँ या बैंक का रेगुलेटर हूँ या खुद बैंक हूँ। तो सारे ट्रांजैक्शंस की हम जो लेन देन जो हुई, कब कहाँ हुआ, तो उसकी हमने लीगल रिकॉर्ड भी तैयार कर दी। तो डिजिटल रिकॉर्ड के ट्रांजैक्शंस भी हमारे पास हो रखा है। और चूंकि जब हमारे पास ये सारे ट्रांजैक्शंस के डिटेल होंगे तो उसमें क्या क्या त्रुटियाँ हुई हमें इसका भी ज्ञान हो जाता है, चाहे मैं कस्टमर हूँ, चाहे मैं बैंक हूँ, चाहे मैं रेगुलेटर हूँ, चाहे मैं कोई भी और इस तरीके का स्टेक होल्डर हूँ जिसको इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट हो। तो ये अच्छा, दूसरी बात ये है कि करेंसी को छापने में खर्चा भी होता है, लेकिन अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इसमें कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा करेंसी की, वो एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के तरीके से वो सारे पेमेंट और रिसीट सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक जो नोट छापने का जो खर्चा है या जो किसी भी और तरीके के उसके साथ में जो पैराफिनेलिया जो खर्चा होता था, वो सब खर्चे हमारे कम हो गए। तो मॉनिटरिंग अच्छी हो सकती है, ट्रांजैक्शंस को हम लोग देख सकते हैं, शिकायत को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं, हमारा खर्चा भी बच जाता है। तो इसके अनगिनत फ़ायदे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन करने से। और अगर ये सुरक्षित माध्यम से हो तो इसको कोई अपनाना क्यों नहीं चाहेगा। बिल्कुल सही है। और जब हम सुरक्षित माध्यम की बात करते हैं तो सुरक्षित माध्यम डिजिटलाइजेशन तो है और कहीं ना कहीं हमें सिक्योरिटी भी दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस सुरक्षा के दायरे से बाहर भी हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो तरीके ढूंढते हैं कि किस तरह से हम फ्रॉड करें और किस तरह से हम इसमें घुसकर पैसा निकाल लें। इसके लिए और सुरक्षित होने के लिए कुछ खास उपाय किए हैं रिजर्व बैंक ने कि हम सुरक्षित रहें, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ऑनलाइन जाते हुए। क्योंकि दरअसल हम ये तो नहीं सोचते कि क्या कर रहे हैं, हम ये करते हैं कि हमने ट्रांजैक्ट करना है और बस क्लिक 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 करते जाएं और इसी में धोखा खा जाते हैं। और कई बार वो स्कैन की बात आती है कि आप स्कैन करें, आपका पैसा आने वाला है, लेकिन वो चला जाता है। 2-3 चीज़ों पे पहले तो हमें ध्यान देना चाहिए। पहले एक व्यक्ति के तौर पे ये निश्चित हो जाना चाहिए कि जो मेरी निजी जानकारी है तो निजी है जी, उसको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और खासकर उनके साथ जिनको आप जानते नहीं। बिल्कुल। या कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसको आप उसको डाउनलोड करके उस पर ट्रांजैक्शन करते हैं और उसमें हर तरीके की जानकारी दे देते हैं जी, आपको उसके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बोलती है कि किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो अपनी निजी जानकारी किसी के कहने पे मत दीजिए। अभी हम लोगों ने 3 वीडियोस बनाई हैं इस वित्तीय साक्षरता सप्ताह के लिए, जिसमें एक मामा और भांजी आपस में वार्तालाप करते हैं और उसमें एक संदेश दिया गया है कि निजी जानकारी मत दें, OTP मत दें, खासकर उस व्यक्ति को जो आपसे मांग रहा हो जी, क्योंकि उसमें उसकी इंटरेस्ट क्या है। एक तो यह है कि आप अपनी रक्षा खुद करें, अपने आप को सुरक्षा आपको प्रदान खुद करें जी, नंबर 1। पर फिर भी ऐसा होता है कि कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, चाहे सिस्टम में कोई त्रुटियां हों या हमसे गलती हो जाए, या हो सकता है कि उस वित्तीय संस्था के द्वारा ही कोई इस कमी रह गई हो। तो अगर डेफिशिएंसी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज अगर आती है, तो अगर आपको लगता है कि बैंकिंग सर्विसेज में डेफिशिएंसी हो रखी है, तो आप तुरंत एक ग्राहक के तौर पे उस बैंक को, उस वित्तीय संस्था को अपनी शिकायत अपनी दर्ज कर दें जी।
और जब आपने शिकायत दर्ज करी और वित्तीय संस्था की जिम्मेवारी है कि 30 दिनों के अंदर उस आपकी शिकायत का निष्पादन कर दें। अगर किसी कारणवश अगर वो ना कर पाए या अगर समस्या का हल जो निकाला गया वो ग्राहक उससे संतुष्ट नहीं है जी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ओम्बुड्समैन स्कीम के अंतर्गत जी, वो अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है और अपनी शिकायत जो उसने दर्ज करी है उसकी अवस्था, उसकी स्टेटस क्या है। 1448 एक कॉल सेंटर है, वहाँ पे अपने रेफरेंस नंबर के साथ अपनी शिकायत को फॉलो अप कर सकता है जी। और जो शिकायतकर्ता ने जो शिकायत दर्ज करी है, हम हर उस शिकायत को हम उसको देखते हैं, एग्जामिन करते हैं और जो कंसर्न बैंक होता है उससे हम इस मामले को उठाते हैं, उस मुद्दे को उठाते हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक में एक कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल है जिसमें डेफिशिएंसी इन सर्विस के अलावा जो किसी और तरीके की त्रुटि किसी ग्राहक ने महसूस किया, उसके साथ बर्ताव ठीक नहीं करा गया या किसी तरीके की समस्या उनको अगर झेलनी पड़ी तो वो वहाँ पे अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक इस पे अपना इस कार्य को बड़ी तत्परता के साथ इस मसले को आगे बढ़ाता है और एग्जामिन करता है। जी, ये जो एकीकृत लोकपाल, इंटेग्रेटेड लोकपाल की बात होती है, तो इंटेग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और अब हमारे सामने ये है कि समस्याएं जल्दी सुलझ रही हैं इससे? एकीकृत लोकपाल योजना 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया। इसके पहले 2006 में बैंकिंग लोकपाल योजना लॉन्च करी गई थी और चूंकि सिर्फ बैंकिंग सिस्टम ही वित्तीय लेन देन का कार्य नहीं करता, नॉन बैंकिंग संस्थाएं भी करती हैं, तो आरबीआई ने फिर एक एनबीएफसी लोकपाल और फिर जब धीरे धीरे लोगों ने डिजिटल ट्रांजैक्शन करने शुरू किए, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, एटीएम से ट्रांजैक्शन, इस तरह के ट्रांजैक्शन काफ़ी बढ़ने लगे, तो ऐसा महसूस किया गया कि डिजिटल लोकपाल भी होना चाहिए। तो ये एनबीएफसी लोकपाल और डिजिटल लोकपाल 2018 में आए। फिर ये इतना फैल गया कि लगा कि इसे एक जगह एकीकृत करके इसको एड्रेस किया जाए। अब जो भी लोकपाल की योजना है, अगर एक यूनिफाइड लोकपाल हो जाए और फिर हमारे हर क्षेत्र में हमारे लोकपाल के दफ्तर हैं जी, तो ये बोला गया कि ये जो ग्राहक, एक देश में ग्राहक है और एक लोकपाल की योजना रहे जी। तो अगर किसी एक क्षेत्र में शिकायतों की तादाद बढ़ गई है जी, तो और अनुपात में किसी दूसरे क्षेत्र में शिकायतें कम हैं जी, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए ताकि सही टाइम पे समय रहते कम समय में ये जो शिकायत को दूर किया जा सके, नहीं तो तुरंत कार्रवाई करी जा सके जी। और इसको ऑनलाइन मोड से इसको किया जाए तो कोई भी अगर जो हमारी जो शिकायत को दर्ज अगर ऑनलाइन अगर आप कर लेते हैं और उसके बाद हमारे जब ये पोर्टल में ये शिकायत दर्ज हो जाती है तो उस शिकायत को फिर जिस क्षेत्र से संबंधित रखता है जनरली उस जगह पे, और अगर उस पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर ज़्यादा तादाद हैं केसेस के तो उनका जल्दी समाधान निकालने के लिए किसी आसपास के क्षेत्र में कार्यालय में उस शिकायत को भेज दिया जाता है और एक नंबर दिया जाता है शिकायतकर्ता को जी, और अपनी जो स्टेटस है कंप्लेंट की वो 1448 नंबर को डायल करके अपने नंबर को वहाँ पे बताए और उसकी पोजीशन मालूम पड़ जाती है जी। दोस्तों जान गए ना आप, 1448 पर जाएं और अपनी शिकायत के बारे में स्टेटस जान सकते हैं। और वैसे भी आपको रिजर्व बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ भी वही करना है कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। आप अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, अपने मोबाइल फ़ोन पर ही जाएं आरबीआई की साइट पर और देखें कि लोकपाल में आपको शिकायत करनी है, वहाँ खोलें, वहाँ कंप्लेंट दर्ज करें, तो आपको एक नंबर मिलेगा जो हमेशा आपके साथ है। जब भी आप जानना चाहें कि आपकी शिकायत कहाँ पहुँची है तो आप दोबारा से उस साइट पर जाइए,
अपना नंबर डालिए तो आपके सामने वो पूरी की पूरी ब्यौरा जो है वो आ जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है रिज़र्व बैंक में जो आपने कंप्लेंट की है। दूसरा, हमारे साथ रिज़र्व बैंक के रीजनल डायरेक्टर श्री ज्योति कुमार पांडे हमारे साथ हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि निजी जानकारी जो है वो ना दी जाए, और हम निजी जानकारी देने के लिए तो तुरंत कार्रवाई करते हैं। किसी ने कहा कि भाई बता दो OTP, और साथ में ये भी करते हैं कि कोई भी ऐप दिखा जिसने बड़ा कुछ ऐसे होता ना कि हमें वो लुभावनी सी चीज़ें दिखाई और हमने उसको डाउनलोड कर लिया, जिस ऐप के बारे में जानते ही नहीं है उसको आप डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है कि वो आपका निजी ब्यौरा जो है, निजी जानकारी जो है वो चुरा ले। इसीलिए सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। जी निर्मोही जी, जैसा अगर इजाज़त हो तो मैं फिर से इस बात को रिट्रेट करना चाहूँगा जो आपने बड़े अच्छे तरीके से पेश भी किया कि बैंकिंग ग्राहकों को डिजिटल लेन देन करते समय अपना खाता संख्या जो है ना, जो डिटेल अकाउंट की डिटेल्स या लॉगिन की जानकारी, ID जो उसकी है, अपने पासवर्ड, आपकी OTP, किसी भी तरीके की से UPI का पिन नंबर हो गया या डेबिट कार्ड का नंबर हो गया, या कार्ड के पीछे में वो 3 अक्षर लिखे रहते हैं, नंबर्स लिखे रहते हैं, CVV नंबर बोलते हैं, और कुछ कार्ड्स में ऊपर में 4 डिजिट रहते हैं, उस तरीके का जो ब्यौरा किसी को ना दें। यहाँ तक कि अगर आपका वो कितना भी प्रिय हो उसको ना दें, क्योंकि हो सकता है गलती उससे हो जाए। बिल्कुल सही। एक तो ये है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है और आजकल हम मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, उसमें खूब सारा स्पेस रहता है, हम बढ़िया से बढ़िया मोबाइल फ़ोन लेते हैं और बढ़िया से बढ़िया अट्रैक्शन वाले ऐप्स भी दिखते हैं कि अगर इस ऐप को डाउनलोड किया तो ये डिस्काउंट मिलेगा, फलाना आइटम मिल जाएगा इतने कम दाम में, तो बड़ा आकर्षित हो जाते हैं हम लोग। ऐसे किसी भी ऐप को डाउनलोड ना करें जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो। मतलब जैसे आपने किसी एक बैंक में आके आप ग्राहक हैं तो अगर आप उस बैंक के ग्राहक हैं तो उस बैंक के वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे बताया गया होगा कि कौन से ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं उनके मोबाइल फ़ोन की ट्रांजैक्शन करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन ये घूमते घामते कहीं पे अगर आप सर्फ कर रहे हैं इंटरनेट पे और कहीं पे वो ऐप दिख जाए जो ऐसा आपके बैंक के ही ऐप के जैसा दिखे, तो शायद वो खतरा है, उसको करना नहीं चाहिए। यही बात सुरक्षा की आ जाती है। सुरक्षा, ये जो है सड़क को पार करने के लिए नियम तो बनाए गए हैं कि आप बाएं दाएं दोनों तरफ देख के जाएं, लाल बत्ती पे गाड़ियां रुकें, लेकिन सड़क पार करने की जिम्मेवारी तो हम सबकी है इंडिविजुअली। बिल्कुल सही बात है। और जब हम इंडिविजुअल की सुरक्षा की बात करते हैं, अपनी सुरक्षा की बात करते हैं, एक बड़ा ही अहम सवाल है जो चलते चलते आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो ये है कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं और हमें लगता है कि हम सिक्योर भी हैं, लेकिन प्रयास जो रिज़र्व बैंक कर रहा है, आजकल सप्ताह चल रहा है आपका, तो ऐसे में क्या प्रयास चल रहे हैं, किस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं? रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता फरवरी 14 से फरवरी 18 के अंतर्गत बनाने की अपनी हम लोगों ने शुरुआत करी है, जिसके अंतर्गत 3 फिल्में बनाई गई हैं। हम लोगों ने कुछ पोस्टर्स भी छपवाए हैं, कुछ लिटरेचर्स भी छपवाए हैं। बैंकों को हम लोगों ने बोला है कि अपने बैंक के ब्रांचेस में, अपने वेबसाइट पे, अपने ऐप पे फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस से संबंधित जानकारी डिस्प्ले करें। जो पोस्टर्स हमने उनको दे रखी हैं उसको डिस्प्ले करें, और RBI जहाँ तक हो सकेगा न सिर्फ इस सप्ताह, न सिर्फ फरवरी मार्च, पर पूरे साल भर और उसके बाद भी आगे हम बैंकों को इन चीज़ों पे मदद करते रहेंगे जहाँ भी वित्तीय साक्षरता से संबंधित और ग्राहक के सुरक्षा के संबंधित अगर किसी कार्रवाई को करनी हो तो हम इसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन करते हैं, अलग अलग कैंप्स करते हैं। और इसके अलावा हम जैसे आपसे हम आज बात कर रहे हैं, अलग अलग मीडिया के माध्यम से हम ग्राहकों को सचेत करना चाह रहे हैं, उनको अवगत कराना चाह रहे हैं कि उनके फाइनेंशियल लिटरेसी होने के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जैसे कौन सी जानकारी शेयर नहीं करना, ये ग्राहकों को बताना भी एक फाइनेंशियल लिटरेसी का बहुत ही अहम कार्य हो जाता है कि अपना OTP शेयर ना करें, पिन शेयर ना करें, बड़ी छोटी सी चीज़ लगती है। और इसके लिए
ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पीएचडी हो तो आप बड़े समझदार होंगे। जी। वित्तीय साक्षरता आपकी निजी साक्षरता से अलग है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी गलती से इस तरीके की जानकारी लोगों में बांट देते हैं, जो कि उनको करना नहीं चाहिए। जी दोस्तों, जान गए ना आप कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो आरबीआई फैला रहा है, उसका मकसद ही यही है कि हम कहीं भी धोखाधड़ी का शिकार ना हो, साक्षर रहें, डिजिटलाइजेशन को हम जो है अपनाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। साथ साथ डॉक्टर श्री ज्योति कुमार पांडे जी, आप हमारे साथ आए और फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर बहुत अच्छी बातचीत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।